हेलो विद्यार्थीगण, मैं एस.के. कश्यप आप तमाम विद्यार्थी का हार्दिक अभिनंदन है इस YouTube चैनल पर। तो विद्यार्थीगण, जैसा कि आपको ज्ञात है कि ये क्लास चल रही है, संभावित तौर पर आप जो शिक्षक बनने की संभावना रखते हैं उस शिक्षक ट्रेनिंग का एडमिशन हेतु सरकारी स्कूल में आपका एडमिशन हो जाए, जहां कम पैसे से आप अच्छी शिक्षा प्राप्त करके देश के नवनिर्माण में अपना योगदान दे सकें, देश के नौनिहाल को उचित शिक्षा दे सकें और उस नौनिहाल को उचित शिक्षा देने के पूर्व आपको स्वयं शिक्षा के उस स्तर को प्राप्त करना है जो विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। एक अच्छे शिक्षक बनने के लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और उसी ट्रेनिंग हेतु ये पढ़ाई चल रही है, ताकि ट्रेनिंग स्कूल में आपका एडमिशन हो और आप आगे जो है अगले स्टेप में शिक्षक बनकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सके। लेकिन आप ट्रेनिंग स्कूल में तभी एडमिशन ले पाओगे जब विषयगत आपको सटीकता के साथ जानकारी होगी। जानकारी होना और ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करना दोनों में भिन्नता होती है। दिए गए विकल्प को बेहतर तरीके से प्रश्न के साथ तालमेल स्थापित करने के लिए किस प्रकार का परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, उसकी पैटर्न की सही जानकारी के लिए आवश्यक है कि आप संस्थान के द्वारा उपलब्ध कराए गए बुक को एक बार अध्ययन करें, जो परीक्षा के पैटर्न पर विशेषज्ञों के द्वारा तैयार किया गया, और जब उसका सेट बनाकर आप एक्सप्लेनेशन क्लास में उपलब्ध होंगे तो उसका भरपूर लाभ आपको मिलेगा। इसलिए DLED के रूप में यदि आप संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो संस्थान के बुक को बना करके एक्सप्लेनेशन क्लास में आप आएँ, आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। प्रश्न देखिए है, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में राजस्थान की राजधानी कहाँ है। कुछ प्रश्न बहुत ही इजी होता है, कुछ प्रश्न कठिन होता है, कुछ प्रश्न मध्यम स्तर के होता है। तो निम्न स्तर का, मध्यम स्तर का, उच्च स्तर का हर एग्जाम का क्वेश्चन होता है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही लो स्तर का है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। उदयपुर राजस्थान का एक महत्वपूर्ण नगर है। जोधपुर राजस्थान का नगर है। अजमेर राजस्थान का धार्मिक नगर है, जहाँ भगवान ब्रह्मा का मंदिर पुष्कर में है अजमेर का, और अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। तो हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए यह काफ़ी महत्व का नगर होता है। शेष जो है जयपुर को राजस्थान के क्षेत्र में गुलाबी नगर के नाम से, जयपुर को गुलाबी नगर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है गुजरात की राजधानी। अब देखिए गुजरात की राजधानी गोधरा तो बड़ी फेमस रहा, जहां 2000 ईस्वी में भयंकर दंगे हुए थे और वो दंगा आज तक देखिए पीछा कर रहा है नरेंद्र मोदी का। बड़ौदा गुजरात का ये महत्वपूर्ण नगर है, जहां राजे राजवाड़े का वो क्षेत्र सिंधिया के काल में, मराठा के काल में हुआ करता था। तो अहमदाबाद जो कि उसकी औद्योगिक केंद्र रहा है, सूती वस्त्र की राजधानी के नाम से जाना गया। गांधीनगर जो अहमदाबाद के निकट है, तो गांधीनगर गुजरात की नई राजधानी है। गुजरात राज्य का गठन बंबई राज्य का पुनर्गठन करते हुए 1 मई 1960 को हुआ। गुजरात राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ। पहले ये बंबई प्रांत के अधीन था, तो बंबई प्रांत का पुनर्गठन करते हुए गुजरात राज्य का गठन किया गया। लिब्रहन जांच कमीशन का किससे संबंधित है? जांच आयोग, जांच कमीशन विभिन्न घटना परिघटना की जांच के लिए अलग अलग आयोग बनाया जाता है। राज्यों के निर्माण, राज्यों का पुनर्निर्माण के लिए भी राज्य का गठन की जाती है। तो लिब्रहन आयोग का गठन किया गया था अयोध्या में बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद जो 1992 में 6 दिसंबर 1992 को राम मंदिर का वह ढांचा को तोड़ दिया गया था। इस पर बाबर ने बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था। उसी घटना की जांच के लिए तब का प्रधानमंत्री, इनका नाम था PV नरसिंह राव,
पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे। उन्होंने लिब्रहन जांच आयोग का गठन किया, जिसने 17.5 वर्ष में अपनी जांच रिपोर्ट को जो है 17.5 वर्ष में यह अपनी जांच रिपोर्ट दिया, तो बाबरी मस्जिद की तोड़फोड़ के लिए। हवाला कहते हैं जब विदेशी मुद्रा का अवैध लेन देन होता है, विदेशी मुद्रा का अवैध लेन देन किया जाता है तो उसे हवाला के नाम से जाना जाता है। अर्थात भारतीय रुपया को चोरी छिपे अब विदेश की मुद्रा में कन्वर्ट करते हैं तो उसे ही हवाला के नाम से जाना जाता है। बिहार का प्रसिद्ध चारा घोटाला, जिसमें लालू प्रसाद यादव को 4 मामले में सजा सुनाई गई है, फिलहाल जमानत पर वो बाहर हैं। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। तो सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। अलग अलग दिवस के अलग अलग दिन की अलग अलग दिवस की महत्ता होती है। जहां आयुध निर्माण 18 मार्च को मनाते हैं, आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 मार्च को सीआरपीएफ स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय क्षेत्रीय दलों का दर्जा देने का अधिकार किसको है? राष्ट्रीय दल किसको कहते हैं, क्षेत्रीय दल किसको कहते हैं? तो ये दर्जा देने के लिए उत्तरदायी होता है चुनाव आयोग, जिसे सामान्य अवस्था में क्या बोलते हैं? इसे निर्वाचन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा आयोग का गठन किया जाता है। चुनाव आयोग ही यह तय करता है कि कौन सा दल राष्ट्रीय दल होगा। उसके लिए कुछ कंडीशन है। पहला कहता है वह दल राष्ट्रीय दल होगा जो दल कम से कम 4 राज्यों में दिए गए वैध मतों का, लीगल मतों का 6% मत प्राप्त किया हो। मतलब 4 अलग अलग राज्य में वह 6% मत प्राप्त किया हो। उस एक राज्य में ऐसा नहीं जोड़ना है कि 6 चौक 24%। 4 अलग अलग राज्य, बिहार में 6%, उत्तर प्रदेश में 6%, मध्य प्रदेश में 6%, महाराष्ट्र में 6%। तो 4 अलग अलग राज्य में यदि दिए गए मत का 6% मत प्राप्त करते हैं तो उस दल को राष्ट्रीय दल की दर्जा दी जाती है। और जो दल कम से कम एक राज्य या 4 से कम राज्य में दिए गए मत का 6% मत प्राप्त करता है उसे क्षेत्रीय दल की दर्जा दी जाती है। तो राष्ट्रीय दल के लिए 4 राज्यों से 6% मत लाना होता है। क्षेत्रीय दल के लिए एक राज्य से 6% मत लाना होता है। तो वर्तमान में 8 दल राष्ट्र को राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त है। इसमें पहला है भारतीय जनता पार्टी, दूसरा है इंडियन नेशनल कांग्रेस, तीसरा है सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, चौथा है सीपीएम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, पांचवा है एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, छठा है टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी, सातवां है बीएसपी बहुजन समाज पार्टी और आठवां जो है नेशनलिस्ट वो है एनपीपी नेशनल पीपुल पार्टी। तो इस 8 पार्टी को वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। संसद अनुच्छेद 79 के आधार पर संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों शामिल होता है। राष्ट्रपति को देश का संवैधानिक प्रधान कहा जाता है। अनुच्छेद 53 के आधार पर संघ सरकार की सभी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में अंतर्निहित है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया जाता है।
निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? मौलिक कर्तव्य, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। सर्वप्रथम 42वां संविधान संशोधन, कौन सा संशोधन? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर संविधान में 10 कर्तव्य को जोड़ा गया और सभी 10 कर्तव्य को अनुच्छेद 51A में, अनुच्छेद 51A में रखा गया। पुनः 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 ईस्वी में एक और कर्तव्य को जोड़ा गया, तो वर्तमान में कर्तव्य की संख्या 11 है और सभी 11 कर्तव्य को अनुच्छेद 51A में रखा गया है। सभी कर्तव्य को अनुच्छेद 51A में रखा गया। अब देखो, न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथकीकरण, ये संविधान का अनुच्छेद 50 में है, जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व में आता है। बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, अनुच्छेद 21A कहता है कि 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, तो ये क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाता है मौलिक अधिकार। ये क्या होता है? तो ये है मौलिक। छुआछूत को समाप्त करना, अनुच्छेद 17, इसे यह भी मौलिक अधिकार है, जहां लिखता है अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत, असत अस्पृश्यता, छुआछूत को स्वीकार नहीं। अब 3 विकल्प कहाँ है? ये देखिए, राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, ये मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है। अब एकमात्र विकल्प आपका बचा कि हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है और ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया कब? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इसे जोड़ा गया। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद, तो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद जो 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस पर फैसला दिया था। इसमें दिया गया कि जमीन को 1/3 राम मंदिर को, 1/3 सीता रसोईया को और 1/3 मुस्लिम वक्फ बोर्ड को सौंप दिया जाए। इससे असहमत होकर ये लोग सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा किए और सुप्रीम कोर्ट में 2019 में फैसला दिया कि संपूर्ण जमीन को राम मंदिर को सौंप दिया जाए। मुस्लिमों वर्ग को अलग से जमीन 5 एकड़ जमीन उपलब्ध करा दिया जाए। अब यहाँ पर देखिए क्या है, राम जन्मभूमि विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष था, किस प्रकार से है? तो क्या हो गया, स्वत्वाधिकार अर्थात जमीन का अधिकार। कुछ जमीन किसका है? मंदिर का जमीन है या मस्जिद का जमीन है? तो ये विवाद किसका था? जमीन का विवाद था, अधिकार का विवाद था कि जमीन पर किसका अधिकार होना चाहिए, किसका कानूनी अधिकार उस पर होनी चाहिए। जबकि परमादेश, परम आदेश, ये क्या होता है? अनुच्छेद 32 के आधार पर जब कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए याचिका दायर करता है, तो अनुच्छेद 139 के आधार पर सुप्रीम कोर्ट और 226 के आधार पर हाई कोर्ट परमादेश याचिका दायर करता है। लोक पदाधिकारी को यह आदेश देता है कि वो अपना कर्तव्य ईमानदारी पूर्वक समय के साथ पूरा करें। क्षतिपूर्ति, अब किसी क्षतिपूर्ति हुआ, चलिए रेलवे को संपत्ति अग्निवीर के वैकेंसी, अग्निवीर घोषणा के बाद कुछ लोगों ने जला दिया और सामाजिक तत्व ने, तो यदि उस व्यक्ति को पकड़ा जाता है जिसने उसे जलाया, तो उससे जो धन जुर्माना के रूप में ली जाएगी उसे कहते हैं क्षतिपूर्ति। न्यायिक पुनरीक्षण की याचिका, अनुच्छेद 137 कहता है न्यायिक पुनरीक्षण, अर्थात सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि संसद के द्वारा बनाया गया कानून, संसद के द्वारा बनाया गया कानून या स्वयं के द्वारा दिया गया निर्णय की वो समीक्षा कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। और यदि लगता है कि बनाया गया कानून गलत है तो न्यायालय उसे रद्द कर देगा।
अगला स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति, देखिए बेहद ही आसान सा क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो स्वतंत्र भारत के पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का घर था बिहार का जीरादेई। यकीनन तौर पर हर विद्यार्थी इससे भली भांति छपरा सारण जिला से संबंधित थे। जो राजेंद्र प्रसाद पहली बार 1950 से 1952 तक अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में, फिर 1952 से लेकर 1962 तक लगातार 2 बार निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में काम किए। उत्तर प्रदेश का देखिए पहला राष्ट्रपति जो बने वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। तमिलनाडु देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वो तमिलनाडु से जुड़े हुए थे। आंध्र प्रदेश के जो राष्ट्रपति थे वो आपके नाम था नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए राष्ट्रपति थे और ये अब तक का भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। अगला पूछता है भारत में प्रथम निजी प्राइवेट विश्वविद्यालय कौन था? प्रथम निजी विश्वविद्यालय जो ऐसे वर्तमान में काम कर रहा है वो है सिक्किम का मणिपाल विश्वविद्यालय। वो है सिक्किम का मणिपाल विश्वविद्यालय जो है वह वर्तमान में निजी क्षेत्र का पहला विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1995 में हुई। लेकिन दिया गया विकल्प में अब देखिए इग्नू जो है भारत के पूरी तरह दूर संचार अर्थात दूर शिक्षा पर आधारित स्थापना 1985 में हुआ। यह पत्राचार के शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ये भारत का केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ये भी भारत का केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसमें सबसे पुराना अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 में, इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खां के द्वारा इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय ये निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय पहला था, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा सफल नहीं रह सका। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। 13 मार्च देखिए आजकल नींद की समस्या है। बहुतों लोगों का शिकायत होता है कि उन्हें नींद नहीं आती है क्योंकि वो धन के लालसा में जो है पूरी तरह वो चिंतित रहते हैं। धन कहाँ से आए, कैसे हमारे पॉकेट में सदा धन भरा रहे। उस कारण जो है उनकी शांति व्यवस्था भंग हो जाती है। मुद्रा बड़ा वफादार नौकर होता है लेकिन बड़ा ही निम्न कोटि का मालिक होता है। तो आजकल नींद की समस्या है, तो नींद के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए प्रत्येक वर्ष 13 मार्च को नींद दिवस के रूप में मनाते हैं, जबकि 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाते हैं। विभिन्न प्रकार की टीका, चाहे वो भी कोरोना का टीका हो या इंद्रधनुष के तहत बच्चे को 7 जानलेवा बीमारी से बचाने का टीका हो, तो टीकाकरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए। अगला है विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है। यूँ तो विकलांगों के लिए जो ओलंपिक होता है उसके लिए सबसे फेमस शब्द होता है वो होता है पैरा ओलंपिक विकलांगों के लिए सबसे बेहतर नाम है। अभी देखिए 2021 में टोक्यो में वो पैरा ओलंपिक हुआ जिसमें भारत ने कुल 19 पदक जीता। भारत इसमें टोटल 19 पदक जीता। बिहार का भी 2 पदक, बिहार के में 1 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक बिहार के पैरा ओलंपिक में। अब चूंकि यहाँ पर पैरा ओलंपिक शब्द है नहीं तो AB ओलंपिक्स उसे जो है सो भी नाम से जाना जाता है। जो सबसे पहली बार पैरा ओलंपिक जो है सबसे पहली बार 1948 में भारत की आज़ादी तत्काल बाद सबसे पहली बार 1948 में पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। जब ओलंपिक होता है
उसी समानांतर रूप से ओलंपिक समाप्ति के बाद पैरा ओलंपिक का आयोजन किया जाता है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा, अशोक जो मौर्य वंश का तीसरा शासक था, जिसका शासनकाल कब से कब तक रहता है, तो 269 से 232 ईसा पूर्व तक अशोक का शासनकाल रहा। जबकि 250 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध सभा, अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बौद्ध धर्म की त्रिपिटक, तीसरा जो सबसे पुस्तक है, महत्वपूर्ण पुस्तक अभिधम्म पिटक, इसमें जो है तीसरा महत्वपूर्ण पुस्तक अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया, अर्थात इस पुस्तक को अंतिम रूप से किताब के रूप में दिया गया। अर्थात ये क्या है, बौद्ध दर्शन की पुस्तक है। मगध का शासक अशोक हुआ करता था। प्रारंभ में मगध का राजधानी राजगृह, हर्यक वंश के काल में इसकी राजधानी राजगृह हुआ करता था, और बाद में कालांतर में राजधानी पाटलिपुत्र की स्थापना लगभग 461 ईसा पूर्व में, 461 ईसा पूर्व में उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना किया गया, जो हर्यक वंश का था। तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने किया, तो अध्यक्षता किया मोगलीपुत्र तिस, अध्यक्षता किया गया मोगलीपुत्र तिस के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया। शुंग वंश के बाद किस वंश, शुंग वंश 185 ईसा पूर्व में, 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना, इस वंश की स्थापना, तो शुंग वंश की स्थापना किसने किया, तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में। अंतिम मौर्य शासक जिसका नाम था बृहद्रथ, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया। शुंग वंश का अंतिम शासक था भागभद्र, जिसकी हत्या उसका मंत्री वासुदेव ने कर दिया। और कब किया, तो 73 ईसा पूर्व, तो 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने शुंग वंश को समाप्त करके कण्व वंश की स्थापना किया। तो कब हुआ, तो कण्व वंश की स्थापना हुआ 73 ईसा पूर्व, कण्व वंश की स्थापना किया गया 73 ईसा पूर्व में कण्व वंश की स्थापना हुआ। सातवाहन वंश दक्षिण भारत में मौर्य का उत्तराधिकारी था। इसकी राजधानी महाराष्ट्र 60 ईसा पूर्व में सिमुक, 60 ईसा पूर्व में सिमुक इस वंश की स्थापना किया। कुषाण विदेशी था, मध्य एशिया का शासक था। 15 ईस्वी में भारत में इसका पहला शासक जो रहा उसका नाम था कुजूल कैडफिसस। इसका गुप्त वंश की स्थापना 240 ईस्वी में श्रीगुप्त के द्वारा, 240 ईस्वी में श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा, लेखक और उसके लेखक से जुड़ा हुआ देखिए बाणभट्ट, जो कि राजा हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। इसने पुस्तक लिखा, उसका नाम था कादंबरी और हर्षचरित। इसका द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है हर्षचरित और कादंबरी। चंद्रवरदाई जो पृथ्वीराज चौहान, ये किसका दरबारी था, तो पृथ्वीराज चौहान का ये दरबारी कवि था, जिसकी पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो। इसका लेखक है पृथ्वीराज रासो का ये लेखक है। हरिसेन ये हरिसेन जो है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, जिसके द्वारा लिखा गया है प्रयाग प्रशस्ति। इसके द्वारा लिखा गया है लेख, उसको बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति। और कालिदास की पुस्तक है कुमार संभव। कालिदास ने कुमार संभव
मालविका, गिनिमित्र, अभिज्ञान, शाकुंतलम जैसी कई पुस्तकों की रचना कालिदास के द्वारा किया गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, ये कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य का महामंत्री थे। कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का महामंत्री है। इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, राज व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, मौर्य की प्रशासन की जानकारी उपलब्ध कराता है। तब यहाँ पर देखिए, वो आर्थिक जीवन का नहीं है, धार्मिक नहीं, सामाजिक नहीं, बल्कि राजनीतिक, प्रशासनिक, प्रशासन का जो क्षेत्र होता है वो राजनीति के क्षेत्र में आता है। तो प्रशासनिक क्षेत्र की राजनीतिक नीतियाँ के बारे में जानकारी दी जाती है। ये किताब जो है संस्कृत में लिखा गया। जो चंद्रगुप्त मौर्य, ये जो है लिखे कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य के ये दरबारी कवि थे, चंद्रगुप्त मौर्य के ये महामंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य के ये गुरु थे। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा। तैमूर के आक्रमण के, तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तैमूर का भारत पर आक्रमण, तैमूर लंग जिसे बोलते हैं, तो तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण जो होता है वो कब होता है? 1598 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण होता है 1598। अब देखिए, लोदी वंश का जो शासन काल है, सॉरी 1398, तैमूर लंग का जो आक्रमण है वो है 1398 ईस्वी। अब देखिए, लोदी वंश का काल कब से कब है? तो लोदी वंश का काल है 1451 से 1526 ईस्वी तक लोदी वंश रहा, जिसका संस्थापक था बहलोल लोदी, जिसका संस्थापक है बहलोल लोदी। तुगलक वंश की कब से कब तक रहा? तो तुगलक वंश रहा 1320 से 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश रहा, जिसका संस्थापक था गियासुद्दीन तुगलक, जिसका संस्थापक है गियासुद्दीन तुगलक। खिलजी वंश रहा 1290 से 1320 ईस्वी तक, जिसका संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी, इसका संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी। अब देखिए, सैयद वंश 1414 से 1451 तक रहा। तो 1398 के बाद का जो वंश है वो है सैयद वंश। तैमूर लंग का सेनापति, जिसका नाम था खिज्र खां, तैमूर लंग का सेनापति जिसका नाम है खिज्र खां ने ही सैयद वंश की स्थापना किया। निम्नलिखित में किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? गुलाम को सैनिक कार्य के लिए खरीदा जाता था। गुलाम जो है सुयोग्य व्यक्ति को, जो शारीरिक रूप से दक्ष हो, उसे गुलाम के रूप में, और गुलाम की तुलना जो है सो पुत्र के समान की गई है, पुत्र से भी बढ़कर गुलाम को बतलाया गया। तो सबसे अधिक फिरोज शाह तुगलक के काल में 1,80,000 गुलाम हुआ करते थे, और गुलाम की देखरेख के लिए इसने दीवान ए बंदगान के नाम से एक नया विभाग की स्थापना करवाया। अलाउद्दीन खिलजी, चलिए पहले फिरोज शाह तुगलक का जो शासन काल है वो है 1351 से 1388 ईस्वी। फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर के नाम से जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। बलबन गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक, जिसकी नीति को लौह और रक्त नीति के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास के पन्नों पर पागल सुल्तान, रक्त का प्यासा सुल्तान के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में
मदद करने के लिए महत्वपूर्ण फरमान दिए। देखो अंग्रेज भारत कब आया था? गठन हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से कैप्टन हॉकिंस पहला व्यक्ति था जो भारत आया और मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की सुविधा, व्यापार करने के लिए कुछ सुविधा दिया, जिसके द्वारा जारी किया गया आदेश को बोला गया शाही फरमान। इसके द्वारा जो है शाही फरमान को जारी किया गया। फर्रुखसियर का जो शासन काल है, फर्रुखसियर का शासन काल है 1713 से 1719। बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर भी कहते हैं, 1837 से 1857 जो अंतिम मुगल बादशाह थे। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 और बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 तक ये सभी मुगल बादशाह हैं। तो शाही फरमान फर्रुखसियर के द्वारा जारी किया गया। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? बेरोजगारों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने हेतु रोजगार दफ्तर की स्थापना करवाया फिरोज शाह तुगलक ने, जिसे सल्तनत काल का अकबर के नाम से जानते हैं। इसने गरीब लोगों को रोजगार देने के लिए रोजगार दफ्तर, गरीब लड़की के विवाह के लिए दीवान एक खैरात, गरीब लोगों की इलाज के लिए, निःशुल्क इलाज के लिए इसने सरकारी या खैराती अस्पताल का भी स्थापना करवाया था। शेर शाह सूरी के द्वारा बनाया गया रोड को जीटी रोड के नाम से जानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक जो है यह पहला शासक था जिसने सांकेतिक सिक्का चलाया, और अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त किया। 1857 के विद्रोह के समय उर्दू कवि, 1857 तो ईस्वी लिख दिया है देखो। अब यहाँ पर इकबाल मुहतारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, देखो 1930 में मोहम्मद इकबाल मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे और इन्होंने ही पहली बार मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग किया। तो 1930 में जब जिंदा हैं तो 1857 इनका जन्म हुआ नहीं होगा। देखिए एक विकल्प समाप्त है। मिर्जा गालिब अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का ये दरबारी थे, और 1857 में बहादुर शाह जफर ने दिल्ली में विद्रोहियों का नेतृत्व किया। तो मिर्जा गालिब जो है वो 1857 की क्रांति के समय उपलब्ध थे। इसके अलावा जो है यहाँ पर आप देखते हैं मीर तकी मीर की मृत्यु 1810 ईस्वी में मीर तकी मीर की मृत्यु हो चुकी होती है। इस प्रकार से उत्तर आपका गालिब। तो विद्यार्थीगण, यदि पढ़ाई आपको बेहतर लगती है कि पढ़ाई आपके समझ के आपके अनुकूल है, सही तरीके से एक्सप्लेनेशन उपलब्ध कराया गया है, तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।